स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस आगामी परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग अब के बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट रूप से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित प्रश्न हैं। और जो 1 अक्टूबर के दिन दोनों पाली में परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, उन दोनों पालियों के पेपर पे आधारित इस सेशन के प्रश्न हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री से हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 100 के 100 प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए, आप लोग पढ़ाई में लगातार लगे रहिए। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो जो आपको कुछ समय मिला है आपको रिवीजन करने का और आपके पढ़ाई को मजबूत करने का, अगर आप लोग इस समय को खोते हैं तो आप इस रेस से काफ़ी दूर चले जाइएगा। इसलिए आप सभी लोग क्लास से जुड़ के रहिए और जो आपका सिलेबस है, आपके पास जो प्रैक्टिस बुक है, आपका जो नोट्स है, जहाँ भी पढ़ते हैं आप बार बार उसे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आइए आज के सेशन के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए, कोशिका जो है सजीवों की संरचना बनाने वाली और कार्य करने वाली इकाई होता है, ध्यान रखिएगा। पहला कथन सही है। और आप सभी जानते हैं कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिका की खोज की वह कोशिका क्या था? मृत था। क्या था? मृत था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, देखिए, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। यह भी बात सही है, क्योंकि प्रत्येक सजीव का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका से ही मिलकर हुआ है, ठीक है। तो इसमें दोनों का दोनों कथन सही है। आपके प्रश्न का सही जवाब देखिए, कथन सही कौन है? तो 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 2 नंबर। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? देखिए, साइटोसोम किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं कोशिकांग, इन सभी को क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इनमें से सभी। इनमें से सभी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। मतलब कौन एक शामिल नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। अभी हम बताया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? साइटोसोम में शामिल है। कोशिका झिल्ली भी शामिल है, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग भी शामिल है। और देखिए, डी में कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, दोनों सी और डी एक ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है तो केंद्रक को छोड़ करके बाकी ये सभी क्या है? साइटोसोम में शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? बढ़ने और विभाजन की क्षमता किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनोइड्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? कौन ऑर्गेनोइड्स नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए, ऑर्गेनोइड्स नहीं पूछा गया है तो आपके प्रश्न का सही जवाब वैकुल्स यानी कि रसधानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस बार रसधानी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। ये अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मतलब गलत कौन है आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका की जो आकृति होता है और जो आकार होता है उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया है। दूसरे कथन को हम लोग देखते हैं।
दूसरा कथन है आपका, कोशिकाओं की संख्या सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। हाँ, जिस जीव का शरीर जितना बड़ा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गलत पूछा है, देखिए सी नंबर पढ़िएगा, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। देखिए, समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो देखिए अलग अलग पूछा है, तो यही सी वाला कथन क्या है, गलत है। तो हमें गलत ही चुनना था, ऑप्शन नंबर सी होगा 6 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। देखिए बिल्कुल सही जवाब है इसका। यही बात किया जाए, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रस्तुत किया था। यह भी क्या है, कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। तीसरा कथन है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तीसरा कथन भी सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 8 नंबर, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है, बताइए कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 9 नंबर, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। देखिए परासरण की क्रिया का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, परासरण की क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, देख लीजिए, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा गया, मतलब गलत कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S, बिल्कुल सही है। बी को देखिए, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट 30S और 50S, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाला कथन है आपका, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट है, यानी कि 40S और 60S। सी वाला भी ऑप्शन सही है, क्योंकि 80S जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक होते हैं और इसके 2 सब यूनिट 40S और 60S होता है। ठीक है, सी वाला कथन भी सही है। डी वाले कथन को देखिए, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। नहीं, राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड के नहीं बने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 11 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। देखिए श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 के लिए जो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, मीसोसोम। मीसोसोम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राइबोसोम है ना, प्रोटीन और लिपिड के नहीं, ध्यान रखिएगा, RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, यहाँ पर कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 12 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा, तो गल्जी कार यानी कि गल्जी बॉडी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। देखिए आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 13 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है। देखिए SER का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मूथ आप लोग ध्यान रखिएगा,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है, न कि प्रोटीन के संश्लेषण में। तो पहला कथन क्या है, गलत है। वही बात किया जाए खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि RER का मतलब ये हुआ कि रॉफ, ध्यान रखिएगा, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। और यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, लिपिड तथा एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो देखिए लिपिड तथा एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक नहीं होती है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। न तो एक और न ही दो, ऑप्शन नंबर डी होगा 14 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 15 नंबर, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। कोशिका का अचल संपत्ति आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए कोशिका का अचल संपत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसे क्या कहा जाता है, RNA। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए उपयुक्त में से सही कथन कौन है, आपको बताना है। देखिए उपयुक्त में से सही कथन आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक है, बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल क्या है, सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जबकि हरित लवक सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिकांग हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, न कि हरित लवक को कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है गोल्जी कार्य को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में दिया गया, ठीक है। तो सी आपके 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 तथा 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 18 नंबर, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कार्य द्वारा नहीं होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा अंतःकोशिकीय पाचन नहीं होता है, बाकी संग्रहण, संवेष्टन और एक्सक्रेशन ये तीनों होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर बात किया जाए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है, सबसे बड़ा अंगक ध्यान रखिएगा लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम सही है, फ्लैट कण एस्फीरोसोम को नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा यही कथन क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 19 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा प्लेट कण का दूसरा नाम क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त पूछा गया है, ध्यान रखिएगा हरित लवक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 21 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है, किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका अंगक का जो अभाव हो जाएगा, यानी कि 21 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, माइटोकॉन्ड्रिया का भी, गोल्जी कार्य का भी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, हरित लवक का भी और DNA का भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 21 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और बड़ी रिक्तिका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं। जंतु में पाया जाता है लेकिन पौधे की कोशिका में नहीं, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 23 के लिए सही जवाब सेंट्रोसोम, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा
कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर आपका। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम के बारे में अगर बात किया जाए तो कल के भी सेट में यह प्रश्न था, गोल्जी कार यानी कि गोल्जी बॉडी से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वांग के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो देखिए 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लॉग दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बिल्कुल सही है, नहीं कि परिभाषा ही दे दिया गया। ठीक है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो यह दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तुरंत कौन बदल सकता है? देखिए तुरंत बदलने की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 29 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यह प्रश्न मध्य निषेध में पूछा भी नहीं, मध्य निषेध में ये प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका, यह प्रश्न मध्य निषेध में पूछा गया था। 30 नंबर है मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी होगा 30 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 31 नंबर। एक पारूपिक कोशिका के अंतर्गत, ठीक है, एक पारूपिक कोशिका के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कौन कौन आता है? तो 31 के लिए सही जवाब साइटोसोम एवं केंद्रक आता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 32 नंबर। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, किसमें भाग लेता है? देखिए सेंट्रोसोम का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कोशिका के विभाजन में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। यह प्रश्न 1 अक्टूबर के दिन भी पूछा गया था और देखिए आपके सेशन में भी है, इसलिए कहते हैं आपके सेशन से ही प्रश्न आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है राइबोसोम यानी कि 70S राइबोसोम होता है, किसमें होता है? देखिए अगर बात किया जाए प्रोकैरियोटिक में तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 35 नंबर। रंगीन लौह को क्या कहते हैं? देखिए रंगीन लौह को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रंगहीन को क्या कहा जाता है? तो ल्यूक्योप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 35 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 37 नंबर। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? देखिए प्लाज्मा झिल्ली अब सभी लोग जानते हैं कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण के संबंध है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं राइबोसोम। 38 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के जो अंतिम सिरा होता है उसे टीलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोमियर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। देखिए केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा स्पंज कोशिका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न है अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है। अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है, आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर डी होगा 41 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन
कोशिका भित्ति भी देता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम में जमा रहता है, देखिए लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 43 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है लिपोप्रोटीन से बना होता है। 44 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी के निर्माण से संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 45 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पोलिसोम है। पोलिसोम क्या है, तो देखिए पोलिसोम का अगर बात कर लिया जाए तो राइबोसोम और प्लस mRNA का क्या है, यानी कि संयुग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 46 के लिए सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत। जीवित कोशिका के भीतर पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग आंख बंद करके लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 48 नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, किसने किया था, तो सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट मॉडल। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग 50 नंबर प्रश्न का। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पर अवर्णी लव का मुख्य कार्य क्या है, और एक कोशिका भित्ति वाला प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। अवर्णी लव का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। देखिए अवर्णी लव का मुख्य कार्य हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 सेल से हम लोगों ने 50 प्रश्न को सॉल्व किया है। बाकी 100 प्रश्न अभी इसमें हैं जो कल के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट में ही बताया है आपको कि हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला करके 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 50 प्रश्न केमिस्ट्री से सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें का जो प्रश्न है वो कल करेंगे, और जो केमिस्ट्री का 50 के बाद प्रश्न बच जाएगा उन दोनों को मिला करके कल हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कहाँ से, तो 51 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि 50 प्रश्न हम लोग का बायोलॉजी से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देखिए 50 के बाद 51 से केमिस्ट्री का प्रश्न शुरू होगा, और पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस अम्ल को रसायन राज्य के नाम से जाना जाता है, और यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा ही गया है। ध्यान रखिएगा 51 के लिए जो आपका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा 51 के लिए सही जवाब, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है, बताइए 52 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा टीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 53 नंबर, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल का अगर बात किया जाए तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का बात ध्यान रखिएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपके 53 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्सिल से पूछा गया है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा 54 के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 55 नंबर, निम्नलिखित में से सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 56 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में से सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है, सीसा संचायक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी होगा 56 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, बताइए इसका रासायनिक नाम, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो मानव के आमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 57 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव हेतु निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी
नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 59 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक है? प्रबल निर्जलीकारक के बारे में पूछा गया है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्प्रिन बनाने में किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सेलिसाइलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न तो आपका छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में, इतना आप लोग विश्वास रखिए। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, बस आपको रेगुलर क्लास के साथ बने रहना, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और आप अपना सिलेबस भी रिवीजन करते रहिए, हम तो रिवीजन करा ही रहे हैं। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा ऑर्गेजेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 62 नंबर, निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? दवा के रूप में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, मेथिल सैलिसिलेट का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी 62 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? बताइए कौन सा नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा 63 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, वह क्षार कौन है जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है? अम्लनाशक के रूप में ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी होगा 64 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिहार पुलिस में पूछा भी गया प्रश्न है, और बिहार मद्य निषेध दरोगा में भी यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 65 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 66 नंबर, मानव के गुर्दे में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 66 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए, 67 नंबर, कैल्शियम हाइपरक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए विरंजक चूर्ण आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि 67 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका सूत्र भी ध्यान रखिएगा CaOCl2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, पालक के पत्तों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो पालक के पत्तों में ध्यान रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा 68 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कल ही के सेशन में फॉर्मूला भी बताए थे, कमेंट कीजिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। मैं रासायनिक नाम आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि CaO का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न है, अम्लनाशक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रकृति से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। देखिए टॉपिक वाइज चल रहा रिवीजन, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा, अगर एक बार आप लोग अच्छे से PDF को पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, निश्चिंत रहिए। निम्न में से किस ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस का रंग लाल से नीला हो जाता है? लाल से नीला, देखिए लाल से नीला अगर मैं बात करूं तो ए को ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और लिटमस क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय और लवणीय विलयन का जांच किया जाता है। ठीक है, कोई लिटमस पत्र नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि वह क्या है? अम्लीय, विलयन क्या है? अम्लीय है। नीले को लाल करेगा, नीला को रेड करेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि अम्लीय। और रेड को नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में उपस्थित होता है? मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर, एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? एक अम्ल और एक क्षार,
देखिए जब भी एक अम्ल और एक क्षार के साथ अभिक्रिया होगा तो वह विलयन का हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 75 नंबर, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मतलब उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए दो और। तो उत्पाद के रूप में ध्यान रखिएगा जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 76 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूरों में पाया जाता है। अंगूर में कौन पाया जाता है, देखिए अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 76 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ये आपके 77 के लिए सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र, काफी बार प्रश्न आ चुका है ये सेट में, H2SO4, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, एक मिनट रुकिए, सल्फ्यूरस पूछा गया, सल्फ्यूरिक नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा H2SO3 हो जाएगा। सल्फ्यूरस का सूत्र H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ध्यान रखिएगा H2SO4। अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 79 नंबर, तत्वों के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंध को क्या कहते हैं। बनने वाले बंध पूछा गया है, देखिए बनने वाले बंध जो हो जाएगा आयनिक बंधन, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखिए 80 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है। आयनिक बंध युक्त तो कौन होता है, देखिए आयनिक बंध युक्त NaCl का नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्न में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं, तो ध्यान रखिएगा NaOH, ऑप्शन नंबर बी आपके 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न है संयोजक बंधन अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आणविक बंधन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न 83 नंबर है, जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन उपस्थित होता है। और यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर बी 83 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है देखिए यहाँ पर, जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बंधों की संख्या पूछा गया है 4, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 85 नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार होती है, तो ध्यान रखिएगा चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी बता रहे हैं 85 के लिए सही जवाब है उनका। 86 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि वैद्युत सहसंयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी 86 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न को पढ़िए, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंधन प्रकृति किस प्रकार होती है। मतलब किस प्रकार का बंधन बनता है जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। उचित रूप से किसका स्थान व्यवस्थित नहीं है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और देख लीजिए जो आपका 88 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब होगा क्या, तो अंतर संक्रमण तत्व आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 89 नंबर, आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कौन सा गुण समान होता है, तो ध्यान रखिएगा 89 के लिए बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए होगा 89 के लिए सही जवाब। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसे दहन पोषक भी कहा जाता है, तो दहन पोषक के नाम से आप लोग ध्यान रखिएगा। 90 के लिए सही जवाब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, कोयले के निम्न किस्मों में से किसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कोयला का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। ठीक है, घटिया कोयला पीट को कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइट सर्वाधिक कार्बन वाला कोयला होता है जिसमें
95+ में ही प्रतिशत से कार्बन पाया जाता है, यानी कि 95+% कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट में। ठीक है, नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए। साधारण ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? LPG कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित, ध्यान रखिएगा, जाइमेज करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 94 के लिए सही जवाब। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तब उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक को विषमांग उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, -273 डिग्री सेल्सियस। 96 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसे ही 0 केल्विन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर, गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? विसरण नियम का प्रतिपादन तो ग्राहम ने किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्न में से किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है? मतलब यह नियम किनका है? तो ध्यान रखिएगा, यह नियम जो दिए हैं चार्ल्स का नियम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 98 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न आपका है, देख लीजिए। आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 28 से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब आपका होगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 100 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? मतलब वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए अगर बात किया जाए 100 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का जो बायोलॉजी से 50 प्रश्न था और केमिस्ट्री से जो 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न था, यानी कि 100 प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग कमेंट में बताइए आपका 100 प्रश्न में कितना स्कोर हो पाया, यानी कि कितना सही प्रश्न आप कर पाए। ठीक है, सेशन कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइए, और आपका स्कोर कितना हो पाया है इस 100 प्रश्न में वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है, कृषि प्रश्न को लेकर के अगर आपको डाउट है तो कमेंट में वो अपना डाउट जरूर डालिएगा। ठीक है, और सभी का रिप्लाई भी मैं देता हूँ। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।